सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, मौजूदा वक्त में भारत तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। खास बात यह है कि विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। लोकतंत्र का स्तंभ न्यायपालिका भी इससे अछूता नहीं है। इसी वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करने की अधिसूचना जारी की। 1 जुलाई से ये देश में लागू भी हो जाएगी। आज के अंक में हम कानून में किए गए बदलाव, उसके आशय और इससे आम लोगों को होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, मशहूर अधिवक्ता योगेश वर्मा जी, जो आसान भाषा में कानून के बदलाव की पेचीदगियों को समझाएंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि भारतीय न्याय संहिता लागू करने का क्या आशय है और समाज के लिए इसमें क्या नया है? पहले जो कानून भारत में इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के नाम से जी जी 1860 से लागू हुआ था, वो अभी चल रहा है। जी इस कानून को अब भारत सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 जी जी के माध्यम से चेंज किया जा रहा है। जी इस कानून को लाने का आशय, जो पुराने कानून जो थे जी 1860 में बने थे, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। जी उसके बाद से देश आज़ाद हुआ और 75 साल के अवधि में जो चेंजेस आए हैं, जी वो चेंजेस हमारे डेली यूज़ के उपयोग में भी आए हैं। जी जी इसके अलावा हमारे रहन सहन में जी और इसी प्रकार से अपराध में भी नए नए निरंतर तरीके हो गए हैं। जी इन सबको देखते हुए भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का भारत ने कानून बनाया है, जी। जो कि 1 जुलाई 2024 से 24 से लागू देश हो में जाए। लागू हो जाएगा। जी जी। जाहिर है कि नया कानून है तो कुछ कई बदलाव किए गए होंगे, तो इसमें कौन से जो है भारतीय न्याय संहिता में कौन से नए प्रोविज़न जोड़े गए हैं जो कि ख़ास तौर से हाईलाइट किए जा सकते हों या आम लोग उसको समझना चाहें, तो कौन से ऐसे नए प्रोविज़न हैं जो इसमें भारतीय न्याय संहिता में जोड़े गए हैं? जैसा कि अपन देखें, हम नाम से ही देखें, जी पहले इसका नाम भारतीय दंड संहिता जी। के नाम से चलता था। उसका मतलब अब मकसद उसको दंड देना दंड ही देना ही था। था। जी। और अब इसका भारतीय न्याय संहिता जो नाम रखा गया है, इसका तात्पर्य है कि अब हमें न्याय करना है। जी दंड हमारा आशय नहीं है। जी जी इसी आशय को देखते हुए जी इसमें बदलाव किए गए हैं। जो नए बदलाव किए गए हैं वो कानून के धाराओं में तो किए ही गए जी। हैं, नए अपराधों को देखते हुए। साथ ही जो दंड देने की प्रक्रिया है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। जी एक नया चेंज है, जैसे आपको मैं बताऊं कि कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोविज़न इसमें लाया गया है। जी जो पेटी ऑफेंसेस, छोटे अपराध होते हैं, जी उनमें सरकार ने दंड ना देते हुए जी उसको कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोविज़न रखा है। इसमें क्या है, जैसे 5,000 रुपये तक की चोरी यदि कोई व्यक्ति करता है, जी। पहली बार चोरी करता है, वो पकड़ाता जी, है जी। और वो स्वीकार करके वो राशि देने के लिए तत्पर हो जाता है कि मैं राशि वापस लौटा रहा हूँ, जी। तो उसमें उसको दंड ना देते हुए उसको कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा का एक आशय रखा है, जिससे समाज सेवा भी उसकी है। जी। वो अभी कम्युनिटी सर्विस का वैसे उन्होंने कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया कि कहाँ कैसे करना है, लेकिन इसका पर्पज़ यही है कि समाज से उसको जोड़ करके जो उसमें भावना अपराध की आ गई है उसको दूर करना। जी जी इसमें एक आपका जो शासकीय सेवक होते हैं, उनके कार्य करने में बाधा पहुंचाने के लिए लोग जो आत्महत्या की धमकी देते हैं या प्रयास करते जी हैं, जी उसको भी इसमें शामिल किया है। जी एक अलावा एक है, जो आदमी शराब पीकर शांति भंग करता है, जी। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, जी जानते हैं कि वो शराब पिए की अवस्था में है, इसलिए उसको अपराध बोध के लिए भी कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न इसमें जी रखा गया है। जी जी ये हो गया दंड के संबंध में। जी कुछ नए इसमें अपराध को भी इसमें जोड़ा गया है। जी जैसे एक अपने बात इसमें जोड़ा गया स्नेचिंग। आप आजकल देख रहे हैं कि स्नेचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, स्नेचिंग हो गई, इसकी कोई विशेष ना धारा थी, ना ही अपराध का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, तो उसमें क्या होता था, पुलिस वाले भी उसमें आवेदन ले लेते हैं आपसे, लेकिन कार्रवाई इसमें कहते थे आवेदन दीजिए, हम जांच कर रहे हैं, जी। या फिर उन पर यदि हुआ तो चोरी में या गिरने की शिकायत दर्ज कर लेते थे। जी
अब उसमें क्या करा उन्होंने, धारा 304 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, जिसमें कि उन्होंने स्नेचिंग को विशेष रूप से जोड़ करके आपराधिक दंड बनाया गया है। जी। इसके अलावा एक हम देखते हैं कि भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति कोई है, वो वहाँ से अपराध का संगठित करता और चलाता है देश में, तो इसको भी एक सेक्शन 48 के माध्यम से जोड़ा गया है कि यदि कोई भारत से बाहर व्यक्ति है और वो देश उकसाने का कार्य करता है जिससे कि देश में संप्रभुता को खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को भी दंडनीय अपराध में जोड़ा गया है। जी। एक इसमें आया है, जैसे हम देखते टेररिस्ट एक्ट। जी। पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता में टेररिस्ट एक्ट का प्रोविज़न नहीं था, यूएपीए एक्ट कुछ राज्यों में लागू था। जी बिल्कुल। अब इसमें क्या करा उन्होंने, एक धारा 111 जी और 113 जी टेररिस्ट आतंकवादी कृत्य टेररिस्ट एक्ट है, इसकी धारा 113 में लगाया गया है, जिसके माध्यम से उसको पूरे भारत में लागू किया गया है। जी। एक होता है संगठित अपराध, उसको भी नया 111 धारा के रूप में इसमें जोड़ा गया है। जी। और एक इसके अलावा दो सेक्शन और उसमें किया गया, इसलिए साथ में ही इसको लेके चले हम जी। कि राजद्रोह हो जाए। राजद्रोह को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए आप राजद्रोह की श्रेणी में इसको नहीं माना है, 124(1) को उन्होंने हटा दिया। तो इसके बदले में शासन ने अब देशद्रोह की धारा में 152 जोड़ दिया गया है, जिसमें कि अलगाववादी करते हो गए, सशस्त्र गतिविधियां जो देश की अखंडता है उसकी एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें देशद्रोह का अपराध में शामिल किया गया है, जिसमें 7 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें कुछ धाराएं बदलाई हैं, जैसे आईपीसी में 420 धारा होती थी, तो भारतीय दंड संहिता में उसकी कुछ जो नंबरिंग से अगर हम समझें जी। तो उसका नंबर कुछ अलग हो गए हैं। कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनमें कुछ अगर हम देखें, आपसे समझना चाहें कि मुख्य धाराएं हैं जो कि बदला गई हैं, जो पहले भी थी अब भी हैं, लेकिन उनका जो न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर हम बोलें नंबर्स हैं जो बदला गया है? जी, ऐसा है कि पहले जो अपराध की धाराएं थीं जी सब पुराने संहिता में हैं, लेकिन क्या है कि उनको अलग अलग सेक्शन में पार्ट में रखा गया था। जी। अब इस नए भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं जी उनको प्रायोरिटी देते हुए शुरू में रख दिया गया है। ठीक है। और साथ में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है जी या आपका जो अन्य अपराध होते हैं जी उनको उन्होंने प्रायोरिटी देते हुए ऊपर रखा है। इसी कारण से आपका जो महिलाओं के प्रति आपका रेप का जो घटना चल रही स्वतंत्र इस समय चल रही है, ज्वलंत समस्या है, जी इसके लिए उसको 376 को अब 63 से 70 तक जी इसमें रखा गया है। जी। और इसमें एक खास बात और रखी गई है कि एक 69 धारा अलग से जोड़ी गई है, जो हम देखते हैं कि महिलाओं को शादी का प्रलोभन दे करके उनके साथ यदि संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं और बाद में जहाँ से देकर उनको मना कर दिया जाता है, तो उसको उन्होंने रेप ना मानते हुए इसमें प्रलोभन माना गया है और उसके सेक्शन 69 में उसको अलग से इसकी धारा रखी गई, जोड़ी गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारा मैं जितना समझ पाता हूँ या जितना समझ रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर ये देखने में आया है पिछले कुछ सालों में, और शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो कई महिलाएं हैं या कई पुरुष हैं, महिलाओं के संबंध में शादीशुदा हों या वो संबंध में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, और उसके बाद 6 साल बाद 5 साल बाद ये आरोप लगा दिया जाता है कि साहब इन्होंने तो हमसे रेप किया है। तो वो ये धारा मुझे लग रहा है कि 69 जो आपने बताई है बहुत महत्वपूर्ण है, कि इसमें रेप का केस नहीं रहेगा, लेकिन धारा अलग है, आरोप अलग है। आरोप अलग है जी, जी। लेकिन क्योंकि नेचर भी अलग है उसका। तात्पर्य यही है कि महिलाओं के साथ अपराध ना हो, उनका शारीरिक शोषण नहीं किया जाए। इसी तात्पर्य से इस धारा को रखा गया है और अलग से डिफाइन किया गया है। जी जी जी। और अगर मैं बात करूं, जैसा आपने शुरुआत में भी ये कहा कि जो भारतीय दंड संहिता है उससे अलग ये भारतीय न्याय संहिता, इसको अगर हम कहें, और है भी कि सज़ा के लिए इसमें जो नए प्रोविज़न कौन कौन से हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से कि जो अगर कोई चोरी करता है 5,000 रुपये का उसने चोरी की है, वो जमा कर दे तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, और इस तरह के क्या प्रावधान हैं जो भारतीय न्याय संहिता में? इसमें जो दंड के प्रावधान हैं और जो आर्थिक दंड इसमें आरोपित किया जाता है आरोपी पर,
उसको इसमें बढ़ाया गया है। जैसे पहले इसमें क्या था, आपके पुरानी संहिता थी तो जिसमें अपराध में 10 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें था। जी। अब उसको बढ़ा करके उसमें 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान, उसको अमाउंट बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से सज़ा के प्रावधान को भी, जो गंभीर अपराध हैं उसमें सज़ा को विशेष रूप से बढ़ाया गया है। जैसे आप गैंग रेप वाली बात आती है, एक 70 सेक्शन 70 जो है, जो 376 की श्रेणी में ही आती है, उसमें क्या है, 70 में एक सेक्शन नया दिया गया, सब सेक्शन 2। उसमें गैंग रेप यदि किसी अवयस्क महिला बालिका के साथ होता है तो पहले क्या था, उसमें अलग अलग कैटेगरी दी गई थी कि 12 साल से कम है, 16 साल से कम है या 18 साल से कम है। तो अब उसमें नए न्याय संहिता में 18 साल से कम की उम्र की सब बच्चों को, महिलाओं को, उनको एक ही श्रेणी में रखा गया है। और उसमें फिर जो गैंग रेप की स्थिति आती है 72 में, तो उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें रखा गया है। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें मैं आपसे समझना चाहता हूं बतौर अधिवक्ता आप, कि जो आईपीसी थी उसके तहत ये माना जाता था कि बहुत केस जो हैं वो पेंडिंग हैं। इसमें जो भारतीय न्याय संहिता लागू होने से उन जो पेंडिंग केस हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा उन केसों को, उन मामलों को सुलझाने में? और एक इसके बाद में अगला सवाल है, वो आपके इस सवाल से ही जुड़ा हुआ है, वो भी पूछूंगा, और लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं आपसे अभी उसमें पूछ लेता हूं कि जो मामले पहले से दर्ज थे, चाहे वो आईपीसी के तहत थे, अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने से उन मामलों में कितना बदलाव आएगा? उनकी धाराएं बदलाएंगी या फिर वही धाराओं से जो है वो केस का निदान किया जाएगा या उसको सुलझाया जाएगा, निराकरण किया जाएगा? आपका जो पहला प्रश्न है जी, इसके संबंध में यह है कि जो 3 कानून लागू हुए हैं जी, भारतीय न्याय संहिता के साथ में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू किया गया है, जी, जी, उसका तात्पर्य, उसमें प्रक्रिया दी हुई है। जी, तो उसमें टाइम बाउंडिंग का एक सेक्शन रखा गया है कि आपको इतने समय पीरियड में आपको निर्णय करना है और उसका निराकरण करना है। जी, तो उससे क्या है कि आपको न्याय जल्दी मिलने की इसमें संभावना बनती है। जी, जी, मतलब जो केस पेंडिंग है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, उनका निराकरण होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय जल्दी मिलेगा। और इसमें जो जैसा कहते थे कि इसमें ज़्यादा आपका, इसमें बार बार इसमें आपका वो लिया जा रहा है, एडजॉर्नमेंट लिया जा रहा है, तो एडजॉर्नमेंट को रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान इसमें किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसका अपन बाद में चर्चा करेंगे यदि कोई विषय आता है तो। इसके अनुसार इसमें जो दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, तो उस दोनों एक्ट को हम साथ मिला के हम देखते हैं तो त्वरित न्याय में ये हमें सहयोग प्रदान करेगा। जी, जी, जी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि धाराएं जी, कि धाराएं जो बदली गई हैं, वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि धारा बदलने से इसमें किसी प्रकार का सिर्फ प्रेफरेंस देने के हिसाब से किया गया है। लेकिन जो नई धाराएं, जो आपका एक्ट है, इसमें जैसे कि नए धाराओं के अनुसार जब यदि कार्य होता है तो उसके अनुसार इसमें दोनों एक्ट के चलते हैं, उसमें त्वरित न्याय इसमें मिलने की संभावना हमें दिखती है, ज़्यादा दिखती है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था, एक बार उसको अपन एक बार यदि देखते हैं हम उसको, हाँ, कि धाराएं कितनी बदला जाएंगी। अगर मान लीजिए 420 का मामला कोई पहले किसी पे पेंडिंग है और अब 1 जुलाई के बाद अगर उस पर सुनवाई होती है तो नई धारा के हिसाब से होगा या पुरानी धारा के हिसाब से सुनवाई होगी? इसमें 1 जुलाई 2024 से पूर्व जितने भी केस न्यायालय में चल रहे हैं या जिनकी रिपोर्ट हो चुकी है, जांच चल रही है, और 1 जुलाई 2024 से पूर्व उसमें यदि जांच कंप्लीट कर ली जाती है तो उनकी प्रक्रिया पुराने भारतीय दंड संहिता के सेक्शन के अनुसार ही की जाएगी। अब जो नए अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज होते हैं या उनमें इन्वेस्टिगेशन होता है और कार्रवाई होती हैं, उसमें सब नए अपराध इसी नए संहिता के अनुसार ही निराकरण किया जाएगा।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे ये लगता है और मौजूद भी है कि भारतीय न्याय संहिता की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। मैं जितना समझता हूँ चीज़ों को कि 1860 में बना था, अंग्रेज़ों ने कानून बना था, तब के जो हालात थे वो बहुत अलग थे और आज के भारत के हालात बहुत अलग हैं, क्योंकि समय बहुत एक शताब्दी जो है वो पूरी गुजर गई है, 100 साल से ज़्यादा का वक्त और 150 साल के करीबन का हो गया है। तो कितनी बदलाव की ज़रूरत थी और अभी नहीं तो कभी नहीं जो केंद्र सरकार ने जो लेके आए कानून वो बहुत सही समय पर। और इसकी मैं आगे जो एक सवाल भी है मैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है। कितना ज़रूरी था उस दौर में जो बना कानून है उसको, आज कितनी मुश्किलें आ रही थी और अब जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है उससे कितना फ़ायदा आम लोगों को होगा। भारतीय न्याय संहिता में जो पुराने एक्ट में कुछ कमियां थीं, जी कमी हम इस प्रकार से कहें जी कि जो प्रोविज़न दिए गए हैं जी। वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए गए थे, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। जी लेकिन संशोधन के अनुसार बाद भी उसमें आज की परिस्थिति के हिसाब से उसमें उनको एक्ट के अनुसार सज़ा देने में या कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस कारण से भारतीय न्याय संहिता इसमें लागू किया गया है। जी अब इसमें जो नए चेंजेस किए गए हैं उसके अनुसार जी हम देखें कि कई एक्ट ऐसे आ गए थे जी जो कि वहाँ की अपराध की श्रेणी के हिसाब से बनाए गए थे। उन जो नए एक्ट बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएपीए एक्ट जी या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाले जो अपराध होते हैं, हाँ हाँ। उनके लिए अलग क्योंकि से भी ये पहले तो 1860 में तो 1860 अंग्रेजों ने भी ये कल्पना नहीं नहीं की थी की कि थी इस तरह के मुश्किलें अपराध आएंगी, या आईटी एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लोग इस तरह से फ्रॉड करेंगे तो उसमें भी वो क्राइम है तो उसको भी सज़ा देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, बीच में शासन ने उन नए प्रावधान के लिए जी नए एक्ट लागू किए। जी तो नए एक्ट में और जो पुरानी आईपीसी थी, जी उन दोनों एक्ट में सजाओं में अंतर आ रहे थे। जी सजा के प्रावधान में हाँ हाँ उनमें सिमिलरिटी लाने के लिए जी उन एक्ट के अनुसार दोनों को अध्ययन करके नए एक्ट में एक समान प्रोविज़न जी। इसमें बनाए गए हैं, जी। जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना हो, एक रूपता हाँ जी उनके ट्रायल के संबंध में जी और उनके निर्णय के संबंध में और सज़ा के संबंध में बनाए जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो सुप्रीम कोर्ट के मैंने अभी जिक्र किया था कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि नए 3 का जो संसदीय कानून है हमारे समाज के लिए उन्होंने ऐतिहासिक बताया था, मील का पत्थर बताया था और कहा था कि अब सही मायनों में भारत बदल रहा है। इसे किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि चीफ जस्टिस देश के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत के जो मुखिया हैं वो इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल सही है जी और ये जो नया कानून लागू हुआ है जी इसमें 2020 से जी कार्रवाई शुरू हुई थी। जी इसमें कमेटी बनी, हम्म कमेटी ने अपने इस पर रिसर्च किया। जी जितने लॉ कॉलेजेस हैं, जी लॉ कॉलेजेस से भी इसमें अपने सजेशन बुलाए गए। जी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट हैं जी उन पर से भी इसके संबंध में प्रावधान में क्या समस्याएं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इन सबको साथ में जी सबकी सुझाव बुलाए गए और उन सुझाव को देखते हुए पूरे विधानसभाओं जी और राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश में जी इन सब से भी सुझाव लिए गए, जिससे कि पब्लिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर और पुलिस स्तर पर उनके अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से भी समय सुझाव बुलाए गए कि उनको क्या समस्या आती है। मसलन ये बंद कमरे में नहीं बना है, आम लोगों से या यूं कहें कि कानून के जो जानकार हैं जाता या है। जिनसे इसका वास्ता पढ़ने वाला है या इससे वास्ता पढ़ता है, आईपीसी से में जो दिक्कतें थीं वो भी इससे निकल कर आईं कि ये परेशानियां थीं, जैसे आपने कहा कि वकीलों से, अदालतों से, पुलिस अधिकारियों से भी सबसे मशवरा लेने के बाद ही, उनके सुझावों पर, उनकी सलाह के बाद ही एक रूपता लेते हुए ये भारतीय न्याय संहिता की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया में आया और अब ये बन गया है, जो लागू होने वाला है जी 1 तारीख से। जी, मैंने जो कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इनको इस पहल को, सरकार के इस कदम को मील का पत्थर बताया है, वो थोड़ा सा आप किस तरह से उसको देखते हैं? ये बिल्कुल सही है, जी चूँकि नए एक्ट जी
वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जी और अपराध की वर्तमान जिस तरह से कार्य चल रहे हैं उनको हम देखते हैं, जी उनको रोकने के लिए जी और समाज में सुधार लाने के लिए जी जिस तरह से न्याय संहिता लाया गया है जी वो एक तो त्वरित न्याय दिलाता है, एक रूपता लाती है, जी और हमें जो शासन है जी और जिस प्रकार से इसमें अपराध को रोकने के लिए प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो सब इसमें लागू होते हैं। जी इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मील का पत्थर है जी जी कि किसी प्रकार से अन्य एक्ट से कंट्राडिक्टरी इसमें नहीं रहे और आगे प्रावधान चल सके। इसलिए इन सबको देखते हुए ये वाकई एक अच्छा एक्ट है जी जी और जिसका कि इसमें अब लागू हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता के साथ ही योगेश जी सरकार ने 2 और जो कानूनों में बदलाव किए थे वो कौन से कानून हैं और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है? थोड़ा थोड़ा फौरी तौर पर, क्योंकि समय अब समाप्ति की ओर है, तो मैं ये समझना चाहूँगा, आखिर के हमारे पास 4 मिनट 5 मिनट हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि वो कौन से और 2 कानून जो हैं और क्यों ख़ास हैं वो जो बदलाव किए हैं सरकार ने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान लेगा। जी दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो दंड को लागू करने के लिए न्यायालय में किस तरह से प्रक्रिया चलेगी जी और किस प्रकार से पुलिस द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो सब इसमें प्रावधान किया गया है। जी जैसा कि अभी आपने देखा कि उनमें भी चेंजेस आए हैं, जी तो नए नागरिक सुरक्षा संहिता जी में भी जिस प्रकार से नए प्रावधान रखे गए हैं उनको लागू करने से हमें त्वरित न्याय मिलने में और इस एक्ट जो बनाए भारतीय न्याय संहिता जी इसके साथ सिमिलरिटी रखने के लिए वो नए उसमें कानून में जी। नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके अलावा जी। तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जी इंडियन एविडेंस एक्ट पहले था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में इसमें लाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो में प्रोविज़न लगभग समान ही हैं जो पुराने एक्ट में थे, जी लेकिन नए जो परिस्थिति आ गई हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि नए प्रकार के एविडेंस होते हैं। बिल्कुल। पहले एविडेंस चलते थे मौखिक और लिखित, जी जी अब मौखिक और लिखित साक्ष्य के साथ साथ अब हमारे आपके साक्ष्य आपके डिजिटल फॉर्म में अत्यधिक रूप में पाए जाते हैं। जी जी कंप्यूटर में, मोबाइल में, पेन ड्राइव में। उनके अपराध के लिए पहले प्रावधान ही नहीं था, फिर आईटी एक्ट आया, इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन किया गया जी कि जिससे उनको हम किस प्रकार से लागू कर सकें और उनके प्रावधान का जो पुराना एक्ट है उसमें कोशिश की गई थी। अब जो नया एक्ट आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें एक अलग से सेक्शन इसमें बना दी गई है जिससे कि उन प्रावधान को सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है। जी जी इसलिए दोनों एक्ट साथ में लागू किए गए हैं। जी 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 इसमें एक और ये एक न्याय संहिता में आपराधिक जिम्मेदारी की आयु 7 वर्ष बरकरार रखी गई है। आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसको ये क्या है और इसको आम लोग कैसे समझें? पहले क्या था कि परिपक्वता के लिए कि कोई अपराध किसी बच्चे ने किया है जी और उसकी आयु यदि 7 वर्ष है जी तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जी क्योंकि उसका इंटेंशन कभी अपराध का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा मानते हैं, क्योंकि मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती कि वो अपराध के समय विचार करे या अपराध करे, जी गलती से हो जाए। हाँ हाँ अब जैसे हमारा बच्चा कोई सामान फेंक रहा है और किसी व्यक्ति को लग जाए, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध नहीं है, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। अब क्या करा, उसको नए कानून में 7 वर्ष की अवस्था तो बरकरार रखी है, साथ में उसको बच्चे की अवस्था देखते हुए या अपराध को देखते हुए 12 वर्ष तक की अवस्था के लिए भी लागू कर दिया गया है कि यदि अवस्था हुई तो 12 वर्ष के बच्चे तक के लिए भी ये नियम या कानून लागू ये मान के चलेंगे कि जो है इंटेंशनली ये नहीं किया गया है, इंटेंशनली नहीं किया गया है। और अपराध की गंभीरता, जी जी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको गंभीर माना जाता है कि बगैर विचार करे नहीं किया जा सकता है, तो उसमें इनमें नहीं रखा जाएगा। जी लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कि इंटेंशनल नहीं किए गए हैं, तो उसको इसमें 12 वर्ष की अवस्था तक में लागू किया जा सकता है। जी जी तो ये क्योंकि समय समाप्ति की ओर है,
भारतीय न्याय संहिता पर योगेश जी आपने इतने महत्वपूर्ण आपने ज्ञान का भंडार जो है खोल दिया। आम लोगों के लिए भी आसान भाषा में समझने में आसानी हुई कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, केंद्र सरकार का इसके पीछे मकसद क्या था, ये कैसे तैयार हुई, कब से लागू होगी और इससे आम लोगों को क्या लाभ होंगे। यकीनन मुझे पूरा भरोसा है कि आम लोग भी पूरे इस कार्यक्रम के ज़रिए आसान भाषा में भारतीय न्याय संहिता के कुछ पहलुओं को ज़रूर ही, पूरा तो क्योंकि बहुत बड़ी वो न्याय संहिता है, पूरा इस अल्प समय में समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दे थे हमने सोचा था कि वो कवर करें, वो कवर हुए होंगे। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में